हर जगह हम अपनी शर्तों पर डील कर रहे हैं। कोई महाशक्ति हमें डिक्टेट नहीं करने का साहस नहीं करती, बल्कि हमसे ही मार्गदर्शन की माँग भी करती है। भारत की डिप्लोमेसी जो है वो इसी तरह चल रही है। हर किसी के साथ अलग तरह की डिप्लोमेसी, और सबके परिणाम हमेशा हम भारत के पक्ष में ही कर देते हैं। कैलेंडर ईयर 2024 खत्म हो रहा है और 2025 की शुरुआत हो रही है। ये वक्त है कि हम पीछे पलट कर देखें और पिछले 1 वर्ष की गतिविधियों पर नज़र डालें और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ जाएँ। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा केंद्र सरकार की विदेश नीति की कुछ ऐसे पहलुओं पर, जिन्हें देखने से अंदाज़ा मिलता है कि कैसे पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति अपना ढीला-ढाला रवैया छोड़कर फ्रंट फुट पर खेलने में भरोसा करने लगी है। सिर्फ चंद सांकेतिक कार्यों से ही गलत रवैया अपनाने वाले पड़ोसी देशों को संदेश मिल जाता है और वो चुप्पी साधने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब आपको याद दिलाऊंगा मैं कि धारा 370 हटाए जाने के बाद से मलेशिया बहुत ही ज़्यादा कश्मीर राग अलापने लगा था। उसने भारत से बहिष्कृत जाकिर नाइक को भी शरण दे रखी है। भारत ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इंडोनेशिया से भी पाम ऑयल इंपोर्ट करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब मामला ये है कि मलेशिया और इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अब जब भारत ने इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करने की अनुमति दी है, तो इससे मलेशिया के बिजनेस हितों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका थी। अब नतीजा क्या रहा कि मलेशिया ने कश्मीर पर चुप्पी साध ली और जाकिर नाइक की भी बोलती बंद करा दी गई कि अगर मलेशिया में सुरक्षित रहना है तो भारत के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दो। अब ये बात तो आप सबने नोटिस की होगी कि जब जाकिर नाइक पाकिस्तान आया था, तब उसने खूब जहरी जुबान खोली थी भारत के खिलाफ और बाकी टाइम वो चुप रहता है, क्योंकि मलेशिया सरकार ने उसकी चुप्पी बंद कर रखी है, उसकी बोलती बंद कर रखी है। कुछ ऐसा ही तुर्की के साथ भी हुआ। तुर्की ने भी कश्मीर पर बढ़ चढ़कर बोलना शुरू किया था। उसको भी चुपचाप ये संदेश दे दिया गया कि भारत जो है वो ब्रिक्स का वीटो मेंबर है, जिसमें शामिल होना तुर्की को उसकी आर्थिक मुश्किलों से निजात दिला देगा। नतीजा ये है कि तुर्की भी आज भारत के आगे घुटने टेके हुए है और पाकिस्तान को भी समझा रहा है कि भारत से उलझना इस खित्ते में, इस इलाके में किसी के भी हित में नहीं है। अब हम बात करेंगे आगे मालदीव्स की। तो मालदीव में भी जब मोइज़ू की सरकार बनी तो वो बहुत कट्टरपंथी थे। उन्होंने इंडिया आउट का नारा लगाया था और भारत ने क्या किया कि इस छोटे से देश को उसकी इस बहुत ही छोटी सी हरकत के लिए एक बहुत ही छोटा सा संदेश दिया। वो संदेश ये था कि पीएम मोदी ने भारत के लक्षद्वीप में जाकर वहाँ पे फोटोशूट करा दिया और वहाँ के दृश्य को सबसे श्रेष्ठ बताया। अब फिर क्या था, मालदीव का जो पर्यटन है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, मालदीव का जो पर्यटन है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो धराशायी हो गया। अब समझने वाले समझ गए और नतीजा क्या रहा कि मोइज़ू घुटने के बल भागते हुए नई दिल्ली पहुँचे। और फिर बात करेंगे श्रीलंका की, तो वहाँ भी ताज़ा ही मामला है कि बहुत चंद 1-2 साल पहले की बात है कि वहाँ महाशक्तियों का खेल चालू हुआ, तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका की जनता ने विद्रोह कर दिया। श्रीलंकाई नेता देश छोड़कर भाग गए। पूरे श्रीलंका में भोजन और पानी की किल्लत होने लगी, गोदाम लूटे जाने लगे। फिर क्या, लेकिन भारत से ये देखा नहीं गया। भारत ने अपना खजाना खोल दिया। खाना, पानी से लेकर देश को खड़ा होने के लिए, श्रीलंका को खड़ा होने के लिए $4 बिलियन भी दिए। और यही वजह है कि नई सरकार बनने के बाद वहाँ का जो धुर वामपंथी राष्ट्रपति भी है जो बना, वो भारत आकर कहता है कि हम भारत के हितों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत से ही हमारा अस्तित्व है। ये श्रीलंकाई राष्ट्रपति का कहना था। अब भारतीय विदेश नीति कितने दूर तक की सोच रखती है, इससे जुड़ा सबसे मज़ेदार जो वाक़या है वो अफ़गानिस्तान का है। जब वहाँ पर तालिबान की सरकार सत्ता में लौटी, तो पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमसे हमेशा दुश्मनी रखता है, उस पाकिस्तान में दिए जलाए गए, खूब खुशियाँ मनाई गई कि तालिबान में अब हमारा शासन होगा। पूरी दुनिया ये मानने लगी थी कि तालिबान का जो रवैया है, वो तो शर्तिया भारत विरोधी होने वाला है। लेकिन भारत सरकार इन सारे अफ़वाहों से निर्लिप्त भाव से डील करती रही है। चुपचाप उसने तालिबान को चावल भेजा, गेहूँ भेजा, दवाइयाँ भेजी, ज़रूरत का जो भी सामान हो वो तालिबान को भेजती रही। खुद भारत में भी मीडिया और बुद्धिजीवियों के वर्ग ने सवाल खड़े किए और कहा कि तालिबानियों का मानवाधिकार का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बुरा है, वो स्त्री पर अत्याचार करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने नहीं सुना और नतीजा क्या रहा कि तालिबान की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए है। टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान में घुसकर हमले कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो पाकिस्तान के हाथों से निकलने वाला है। हर रोज़ पाकिस्तान फ़ौज के सिपाही तालिबानियों के हमले में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसा हमारा दुश्मन बिना हमारे एक गोली चलाए भी हर रोज़ नई मौत मर रहा है। ये है भारत की डिप्लोमेसी। अब बात इस पाकिस्तान की भी कर ही ली जाए, पाकिस्तान की भी जब उसकी बात चली रही है, तो हमारे एक कमजोर पड़ोसी जो है वो आटा दाल चावल के लिए लाचार हो रहा है। ये सब तो आप खबरों में सुनते रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि जब हमने धारा 370 हटाई कश्मीर से, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत से व्यापार बंद कर देंगे। कर दो भाई, बंद कर दिया। नतीजा रहा कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान छूने लगी। आज वो कह रहा है कि ज़रा व्यापार खोल दो। भाई साहब, भारत से वो कह रहा है पाकिस्तान, व्यापार खोल दो, और हम कह रहे हैं क्या कहा? सुना नहीं? ज़रा फिर से कहना। ये है पाकिस्तान से हमारी डील। और अब बात म्यांमार की करें, तो म्यांमार में तख्ता पलट जब हुआ तो भारत ने कुछ भी नहीं कहा, कोई दखल नहीं दिया, एकदम निर्लिप्त रहा उससे। नतीजा इसका ये है कि वहाँ की जो अराकान आर्मी है वो आज हमसे डील कर चुकी है कि हमें भारतीयों से कोई समस्या नहीं है। वो हमसे अनाज ले रही है और जुंटा आर्मी के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए साथ साथ बांग्लादेश की जमीनों पर भी कब्जा जमा रही है। अब बात करें सबसे बड़े युद्ध की, लगातार लंबे 2.5 साल चला आ रहा है, वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। तो जब भी इस युद्ध में रूस को जरूरत पड़ी तो हमने उन्हें सैन्य सामान दिया और बदले में तेल खरीदा भी, और उस तेल को यूरोप को बेचकर डॉलर भी कमाए। लेकिन युद्ध बंद होने की हिमायत हमने कभी नहीं छोड़ी। हम हमेशा ये कहते रहे कि मानवीयता के लिए युद्ध अच्छा नहीं है। यूक्रेन को भी हमने मानवीय सहायता दी, दवा, पानी, खाना, जो कुछ भी जिसकी ज़रूरत थी वो भेजा, और नतीजा ये है कि हमारे रिश्ते रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे बने रहे। और इसका एक सटीक उदाहरण पता है क्या है? इसका वो उदाहरण ये है कि अभी हाल में रूस से तुशिल, हाँ, तुशिल नाम का एक युद्धपोत आया। उसका निर्माण भले ही रूस में हुआ हो, लेकिन उसका इंजन यूक्रेन से आया है। ये है भारत की कूटनीति। भारत को सप्लाई देने के लिए रूस और यूक्रेन ने अपनी दुश्मनी भुला दी। और अब बात करेंगे इजराइल की, तो इजराइल को भी हमास के खिलाफ युद्ध के लिए गोला बारूद की जरूरत पड़ी, हथियार की जरूरत पड़ी, तो भारत ने भेजा। भारत से कामगारों को भी भेजा गया, मजदूरों को भी भेजा गया, क्योंकि वहाँ पे फिलिस्तीनियों को काम से हटा दिया गया था। लेकिन साथ ही फिलिस्तीन को मानवीय सहायता प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने फिलिस्तीन का साथ कभी नहीं छोड़ा। इससे ना तो इजराइल को दिक्कत हुई, ना ही फिलिस्तीन को भारत से कोई समस्या हुई। हाँ, भारत के कट्टरपंथी जरूर चिल्लाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी पीएम मोदी को फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, और वो ऐसे चंद लोगों में से एक है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश और देशवासियों के हितों का ध्यान रखती है। इसको ऐसे समझिए कि जब आर्मेनिया को मदद चाहिए थी तब भारत उसके साथ खड़ा हुआ। हमने उसको पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम दिया, क्योंकि उसका मुकाबला अजरबैजान से था, जिसे तुर्की और इजराइल दोनों ही हथियार देते हैं। लेकिन हमने अपने पुराने दोस्त इजराइल के हथियारों का सामना करने के लिए अपने हथियार भेजने में बिल्कुल देर नहीं की, और हालत ये है कि अजरबैजान भी आज भारत से हथियार मंगा रहा है, लेकिन भारतीय कंपनियां उसे मना कर रही हैं कि हम अपने दोस्त के दुश्मन को हथियार नहीं बेचते। और ईरान के खिलाफ तो अमेरिका और इजराइल दोनों ही मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन भारत उससे तेल के अलावा सभी तरह का व्यापार करता है। वैसे तेल तो हम वेनेजुएला से भी खरीद रहे हैं, जिसे अमेरिका पसंद नहीं करता। वैसे अमेरिका तो ये भी पसंद नहीं करता कि कोई रूस से भी कुछ खरीदे, लेकिन हम इसकी परवाह किए बिना रूस से S-400 मिसाइल रोधी सिस्टम खरीदते हैं, और अमेरिका हमें स्पेशल परमिशन देने के लिए मजबूर होता है। वहीं रूस को भी ये पसंद नहीं कि अमेरिका को के किसी भी दोस्त को रूस के क्लब में एंट्री मिले, लेकिन पीएम मोदी अमेरिका में रोड शो करके पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हंगामा मचा देते हैं, और लौट कर आकर पुतिन से गलतियाँ भी करते हैं। वहीं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप, हर जगह हम अपनी शर्तों पर डील कर रहे हैं। कोई महाशक्ति में डिक्टेट नहीं करने का साहस नहीं करती, बल्कि हमसे ही मार्गदर्शन की मांग भी करती है। भारत की डिप्लोमेसी जो है वो इसी तरह चल रही है, हर किसी के साथ अलग तरह की डिप्लोमेसी, और सबके परिणाम हमेशा हम भारत के पक्ष में ही कर देते हैं। डिप्लोमेसी इसी का नाम है। दूसरा भी आपको करने का काम करता है, और भले ही वो आंशिक रूप से सफल हो जाए, लेकिन अंत में भारत उसको चेकमेट, शह और मात दे ही देता है। वैसे डिप्लोमेसी लगातार चलने वाली नीति है। दूसरे भी फिर हमारा तोड़ निकालने में लग जाते हैं, और फिर से हम उनके तोड़ का तोड़ निकाल लेते हैं, और ये लगातार चलता रहता है। तो नए साल की शुरुआत में भारतीय विदेश नीति की सफलता की एक झलक आपका उत्साह जरूर बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत।